A very good morning, dear children. I am Poonam Sood from Springfields Public School. Dear children, आज हम हिंदी की कक्षा में पाठ 2 दादी माँ जो कि एक कहानी है वो आपको समझाएंगे। दादी माँ पाठ के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। लेखक शिव प्रसाद सिंह ने बहुत ही आत्मीयता से अपने बचपन का इस कहानी में वर्णन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दादी माँ। टेक आउट योर पेज नंबर 4। दादी माँ। कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता था। यहाँ पर लेखक अपनी बात आपको बता रहे हैं। वो कहते हैं कि ये मेरी कमज़ोरी है कि मैं कितनी बार मेरे जीवन में आई गर्मी बरसात और बसंत को देख चुका हूँ, फिर भी कहते हैं मैं अक्सर मेरा मन जो है इन सब मौसमों को देखकर अनमना सा हो जाता है। लेखक आगे कहते हैं जो मेरे शुभ चिंतक हैं, मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब लेखक कहते हैं कि ये मेरी स्थिति देखकर जो मेरे शुभ चिंतक मित्र हैं, जो मेरा भला चाहने, शुभ चिंतक मतलब भला चाहने वाले मित्र हैं, वो सामने से तो वो मुझे ये कहेंगे, ये बताते हैं कि छुट्टियां आने वाली हैं, ताकि छुट्टियों में जो लेखक है वो अपने गांव जा सके और वो प्रसन्न हो सके। कहता है वो सामने से तो मुझे छुट्टियों की सूचना देते हैं, लेकिन जैसे ही मेरी पीठ होती है, मेरे पीछे मुझे कैसा समझते हैं कि हर प्रतिकूल परिस्थिति, कोई भी जो स्थिति आती है, परिस्थिति पड़ती है लेखक को, उससे घबरा जाने वाला मानते हैं। तो कहते हैं, लेखक कहता है कि ऐसे हैं मेरे शुभचिंतक मित्र, मेरा भला चाहने वाले मित्र, जो मुझे सामने से प्रसन्न करते हैं और पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। कहता मैं अक्सर यही सोचता हूँ, जाने दो, ये जो भी मेरे पीठ पीछे मेरी मजाक उड़ाना और बाकी बातें, इन सब के ऊपर मैं कभी ध्यान नहीं दूंगा। कहता मैं इनके बारे में नहीं सोचूंगा, और सोचने भर से होता क्या है, कुछ भी नहीं। कहता लेकिन मैं बरबस का मतलब है बिना चाहते हुए भी, बिना कोशिश के भी, ना जाने कैसे वो शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ और शीतल धुंधली सी छाया जो कि लेखक की दादी माँ की है, वो उनकी आंखों के सामने आ जाती है। कहते हैं ना जाने किस प्रकार मेरी आंखों के सामने वह शीतल धुंधली छाया हमेशा नाचने लगती है, जो कि लेखक की दादी है। नेक्स्ट पैराग्राफ। मुझे लगता है जैसे कवार के दिन आ गए हैं। कवार एक महीने का नाम है। इस पाठ में आए बेटा, इस पाठ के अंदर बहुत सारे देसी महीने यानी हिंदी महीनों के नाम हैं, जैसे कवार आएगा, आषाढ़ आएगा, माघ आएगा, ये सभी महीनों के नाम हैं। कवार होता है वर्षा काल, जो वर्षा का समय होता है उसको कवार महीना हिंदी में कहा जाता है। माघ सर्दी के मौसम को कहा जाता है और आषाढ़ गर्मी के मौसम को कहा जाता है। गर्मी का अंतिम जो महीना होता है उसको हम और जब गर्मी खत्म होती है, पीक पर होती है और बरसात शुरू होने वाली है, उसे हम आषाढ़ कहते हैं। अब लेखक अपने बचपन में गुजारे हुए अपने गांव के दिनों को याद करते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कवार के दिन आ गए हैं, बरसात का मौसम आ गया है और गांव के चारों ओर पानी हिलोरे ले रहा है, और दूर से जब पानी भर जाता है चारों तरफ, आपने कभी गांव का सीन ज़रूर देखा होगा, कभी उसका गांव का दृश्य ज़रूर देखा होगा कि जब बरसात के मौसम में गांव में चारों तरफ पानी भर जाता है, उस समय उस बरसात के पानी से बहुत सारी गंदी गली सड़ी फसलें, गले सड़े पत्ते और बहुत सारी अन्य चीज़ें बहकर आती हैं। तो उसी का वर्णन यहाँ लेखक ने किया है कि दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बन प्याज की जड़ें, ये सभी वो हैं जो अनचाही जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं खेतों में और बाकी जगह पर। घेऊर है, बन प्याज है, जिनको उगाया नहीं जाता, अपने आप उग जाती हैं। कहती है नाना प्रकार की, नाना मीन्स भिन्न प्रकार की
बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ देते हैं। कहते हैं जब बरसात के पानी से दूर से बहती हुई ये सारी चीज़ें आती हैं और वो जब बरसात बंद हो जाती है तो उसके ऊपर जब वो एक जगह ठहर जाती हैं और उसके ऊपर सूरज की गर्मी पड़ती है और वो सूखने लगती है, तब वो सड़कर एक विचित्र तरह की, अद्भुत तरह की गंध छोड़ते हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशय में धमाके से कूद रहे हैं। अब लेखक कहते हैं कि रास्ते में बरसात के बाद आजू बाजू सड़क के बीच में जो पानी इकट्ठा हुआ है वो सूख गया है और बच्चे क्या करते हैं, गांव के बच्चे क्या करते हैं, उस कीचड़ में भरे जल में जोर से कूदी लगाते हैं और छपाक से जो आवाज आती है उसका वो आनंद उठाते हैं। अब कह रहे हैं लेखक, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिड़वा और गुड़ ना मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। पर कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा सा मालूम होता है। अब लेखक कहता है, देखो बच्चों, हर मौसम में आपको खाने के लिए हर मौसम की अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे गर्मी में आप आइसक्रीम खाते हो, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, नींबू पानी पीते हो, इसी तरीके से आप सर्दी के मौसम में गुड़ पट्टी खाते हो, मूंगफली की पट्टी खाते हो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप सर्दी के मौसम में खाते हो। तो वही वो कहना चाह रहा है कि हर मौसम की अपनी विशेषता होती है और लेखक कह रहे हैं कि उस मौसम के हिसाब से जो चीज़ अच्छी लगे, जैसे उसने कहा कि आषाढ़ के में जामुन और आम ना मिले कोई बात नहीं। अब लेखक कह रहे हैं ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, लेकिन अगर मुझे नहीं मिलती तो चलेगा। कहते हैं अगहन में चिड़वा और गुड़ ना मिले तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। चैत के दिनों में, सर्दी के दिनों में गुड़ की पट्टी ना मिले तब भी कोई अफसोस की बात नहीं है। कहते हैं कवार के दिनों में, अगर कवार मीन्स बरसात के दिनों में, अगर मुझे वो गंधपूर्ण बदबू वाले पानी में, झाग वाले जल में मुझे कूदना ना मिले तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से ऊपर उनके लिए, लेखक के लिए सबसे अच्छा क्या है, पानी में, बरसात के पानी में कूदना, कूदी लगाना, वो उनको बहुत अच्छा, मन को भाता है। बेटा हम पेज नंबर 5 पर आ चुके हैं। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। अब लेखक अपने बचपन की घटना को याद करते हुए कह रहा है कि मैं अंदर ही अंदर हुड़क रहा था। हुड़कना होता है जब आप किसी काम को करना चाहते हो दिल से और नहीं कर पाते तो क्या होती है अंदर फीलिंग, उसी का वर्णन इसमें किया है। कहते मैं 1-2 दिन ही तो कूद सका था उस पानी में, नहा धोकर जब हटा तो मुझे बुखार आ गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। अब लेखक यहाँ पे अपने बचपन में बीमारी के समय उसके कितनी देखभाल होती थी, उसके अकॉर्डिंग उसको अपनी हल्की बीमारी, कम बीमार होना अच्छा लगता है। लेखक कहते हैं थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन। कहते थोड़ा ज्वर हो मतलब बुखार थोड़ा सा चढ़ा हो और सिर में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दर्द हो भले, लेकिन और दिन भर खाने के लिए साबूदाना और नींबू मिले, नींबू पानी वगैरह मिलता रहे तो ये मुझे अच्छा लगता था। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रज़ाई पर रज़ाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। लेखक कह रहा है लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार मैं ज़्यादा बीमार हुआ। इस बार मेरे को बुखार चढ़ा तो चढ़ता ही गया। बहुत ठंड लगी जिसके लिए मुझे 2 रजाइयाँ लेनी पड़ी और मेरा बुखार उतरा तो रात को 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले पानी जल से। कहता है दिन में मैं चादर लपेट कर सोया था, इतने में दादी माँ आई और वो चादर लपेटे हुए थी, शायद नहा के आई थी। पतले दुबले, स्नेह सने मीन्स प्यार से भरे हुए, प्यार से सने हुए, प्यार से भीगे हुए। शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों को सद्य टपके हुए जल की शीतलता। अब देखो यहाँ पे उसने अपनी दादी माँ का चित्रण किया है, दादी माँ का व्यक्तित्व का चित्रण किया है। पतली दुबली हैं वो, उनका शरीर जो है स्नेह से भिगा हुआ है, मतलब वो स्नेह की मूर्ति हैं, और सफ़ेद रंग की उन्होंने साड़ी पहनी है, किनारीहीन मीन्स जिसमें कोई किनारी नहीं है, ऐसी साड़ी पहनी है। सन से सफ़ेद, और बाल उनके बिल्कुल सफ़ेद हैं और उनके बालों के सिरों से पानी टपक रहा है। सिरे मतलब बालों के जो किनारे हैं वहाँ से पानी टपक रहा है। आगे वो कहते हैं, आगे वो वर्णन करते हैं, आते ही उन्होंने सर पेट छुए। जैसे ही वो अंदर आई उन्होंने मुझे पहले सर से छुआ फिर पेट छुए। अब लेखक दादी माँ का उसके लिए कंसर्न आपको यहाँ बता रहे हैं।
आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी, अदृश्य मीन्स जो दिखाई नहीं देता, शक्तिधारी मीन्स जिसके अंदर शक्ति है, के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। मतलब किसी भी जैसे आप अक्सर देखते हो किसी मस्जिद में कहीं चबूतरा बना होता है, वहाँ की मिट्टी लाके उन्होंने मेरे मुंह में भी डाली और माथे पर लगाई ताकि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा चलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। अब यहाँ पर लेखक दादी का उसके साथ कितना प्रेम है, कितना कंसर्न वो अपना शो करती हैं अपनी उनकी बीमारी में, वो बता रहे हैं कि वो मेरे पास ही बैठी रहती और कभी पंखा झलती, कभी मेरे हाथ पैर सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती। दालचीनी बेटा एक मसाला होता है जो आपकी सबकी किचन में एक मिलेगी। आप कभी भी मम्मी को बोल के उसको देख सकते हो। उसका लेप, उसको पीस कर उसका लेप बनाया जाता था। लेप वो ठंडी होती है, तासीर उसकी ठंडी होती है, इसलिए कहा जाता है कि उसका लेप लगाने से बुखार जल्दी उतर जाता है। तो कहते हैं वो दालचीनी का लेप मेरे माथे पे लगाती, 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, 1000 बार, क्योंकि थर्मामीटर तब नहीं हुआ करते थे, तो अनुमान ज्वर कितना है छू कर ही लगा लिया जाता था या नाड़ी को देख कर लगाया जाता था। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल में छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल गई तो है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। अब दादी माँ बीमार होने पर ये सब जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं, वो करती रहती। क्या कि जो बीमार है उसके लिए जो खिचड़ी बनाई है वो अच्छे से मिल गई है, उसमें दाल अच्छी तरह मिल गई है, हांडी में पानी रखा कि नहीं, पीपल की छाल मतलब छिलके को छोंक लगा कर रखा मरीज के लिए जो उसके लिए अच्छा होता है, खिचड़ी में दाल मिल गई, बीमार के घर में कोई सीधे बाहर से तो नहीं आ गया। तो ये सारे क्वेश्चन वो पूछती रहती है और जिससे कि घर वाले परेशान हो जाते। अगला पैराग्राफ है, दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद हैं। अब दादी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनके एक्सपीरियंस, उनका जो अभ्यास है ये सब करने का, उसकी वजह से उनको बहुत सारी दवाइयों के नाम भी मुँह जुबानी याद है। गाँव में कोई बीमार होता उसके पास पहुँचती, वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, क्योंकि यह वो सबके लिए कंसर्न रखती है। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम एक बीमारी होती है जिसे सनीपात रोग कहा जाता है, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। अब वो ये ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों को भी एकदम से क्लियर वो बता देती कि हाँ इस मरीज को ये बीमारी हो सकती है, बड़े विश्वास के साथ। महामारी और विषुचिका, महामारी पेंडेमिक बेटा, आज के समय में भी हम एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं हम सब। वो कौन सी है? कोरोना। कोरोना भी एक महामारी है और जिसका परिणाम आप सब देख सकते हो। पहले भी बहुत सारी महामारियां हुआ करती थी, लेकिन इतनी भीषण महामारी को हमने इस बार पहली बार देखा है और सहा भी है। हम सब इसको सह रहे हैं और इससे गुजर रहे हैं। विषुचिका होती है हैजा, डिहाइड्रेशन। कहते हैं महामारी हो या विषुचिका, डिहाइड्रेशन हो, रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार। जब किसी को हैजा होता है, डिहाइड्रेशन होता है, तो आजकल तो इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि हमें अगर हम केमिस्ट शॉप पे जाएं तो हमें ORS का घोल मिल जाता है, हम उसको पानी में घोल के पेशेंट को देते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था बच्चों। तब क्या किया जाता था, नमक और गुड़, मतलब गुड़ यहाँ चीनी के लिए बोला गया है, नमक और चीनी के घोल को दिया जाता था बनाकर, वो पेशेंट को दिया जाता था। तो यहाँ पे उसी की, लवंग मतलब नमक, उसी की बात की गई है कि लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप जगाई जाती थी ताकि कि कोई भी बुरी चीज़, कोई भी बैक्टीरिया, कोई कुछ यहाँ पे हो तो वो उसको ख़त्म किया जा सके। पहले के समय में और अब के समय में बहुत सारा अंतर है। अब तो हम चीज़ों को, जैसे अभी पेंडेमिक चल रहा है तो हम क्या करते हैं, सैनिटाइज कर लेते हैं, लेकिन पहले ये चीज़ें नहीं थी, तो ये गूगल और धूप ये जलाकर वातावरण को शुद्ध किया जाता था। उसी की बात यहाँ की गई है। सफाई कोई उनसे सीख ले, दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वह जैसे पागल हो जाती। इस पैराग्राफ में बताया है कि किस प्रकार दादी एक पेशेंट की, एक बीमार की साफ सफाई का पूरा ख्याल रखती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। अब आज के समय की बात करता है लेखक कहता है कि अब भी मुझे बुखार आता है। अब क्या है, अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं कि मुझे पानी नौकर दे के जाता है। मेस महाराज जो खाना बनाने वाले हैं वो अपने मन से ही खिचड़ी या साबू बनाकर मुझे दे जाते हैं।
डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। कुनैन मिक्सचर मतलब मिक्सचर होता है लिक्विड मिक्स। तो कुनैन एक बहुत ही कड़वी मेडिसिन होती थी जो हमें मलेरिया के समय में खिलाई जाती थी। हमने भी खाई है बच्चों, ये बहुत ही कड़वी। आप अपने बच्चों मम्मी पापा से या अपने दादा दादी से उनका एक्सपीरियंस पूछ सकते हो कि उन्होंने क्या कुनैन खाई है कभी। कुनैन की गोली बहुत कड़वी होती थी और जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता था उससे पहले बच्चों को खिला दिया करते थे ताकि उनको मक्खी मच्छर की वजह से मलेरिया ना हो। तो कहता उसके डर से बुखार जैसे मानो भाग ही जाता है, पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेखक अब की बात कर रहा है, कहता अब मुझे इस प्रकार का बुखार आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब लेखक बचपन में अपनी दादी के पास गांव में जाता था उस समय जो बुखार होता था और उस समय जो उसकी देखभाल उसकी दादी करती थी वो उसको पसंद था। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिनें आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहरी निकसार में दादी माँ किसी को बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंखों में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी, अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। बच्चों जितना भी तक मैंने पहले आपको समझाया उसमें आपने देखा कि दादी कितनी स्नेहपूर्ण महिला है। वो सबके साथ प्रेम रखती है, सबकी केयर करती है और बीमार होने पर लेखक की भी कितनी केयर करती है, लेखक के साथ बहुत प्यार करती है। अब इसमें लेखक अपने किशन भैया, लेखक के भैया हैं किशन, उनकी शादी की का एक वाक्य आपको सुना रहे हैं। वो कहते हैं कि दादी माँ किशन भैया की शादी में बहुत उत्साहित थी और बिना काम के ही वो इतनी व्यस्त रहती थी कि पड़ोसने आती थी तो बहुत बुलाने के बाद दादी माँ आती थी और क्या कारण बताती थी देर से आने का। कहती थी क्या करूं, मेरे बिना कोई काम होता ही नहीं है। कहते सबको मालूम है कि दादी करती कुछ भी नहीं है, केवल शोर मचाती है, लेकिन क्योंकि दादी घर की बड़ी है तो किसी काम में भी उनकी अनुपस्थिति, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो वो काम विलंब हो जाएगा। विलंब मतलब उस काम में देरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक दादी नहीं आएंगी काम शुरू नहीं होगा और दादी बिना काम के व्यस्त रहती हैं, किसी भी काम को शुरू करने से पहले देरी से आती हैं तो वो काम में देरी हो जाती है। अब इसके बाद लेखक दादी का एक और वाक्य बताता है जिनमें उनके चरित्र का एक और रूप हमें देखने को मिलता है। वो कहता है कि एक बार मैंने क्या देखा कि बाहरी निकसार, निकसार होता है निकलने का द्वार, जहाँ से एंट्रेंस होती है आने के लिए और बाहर निकलने के लिए। कहते हैं बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, मतलब किसी को गुस्सा कर रही थी। कहते मैंने देखा तो वो जो रामी की चाची थी वो खड़ी थी। रामी कोई औरत है, उसकी चाची खड़ी थी जो दुबक कर खड़ी थी एक कोने में। आप फोटो में ऊपर देख सकते हो, एक औरत दोनों हाथ बांधे खड़ी है रेड साड़ी में और दादी माँ सफ़ेद साड़ी में उनको डांटने की पोजीशन में खड़ी हैं। कहते हैं तो वो दादी के आगे हाथ जोड़कर खड़ी थी और दादी उसके ऊपर चिल्ला रही थी कि क्या तुम ये जो वाक्य है जो मैंने अभी लाइनें पढ़ी हैं उससे पता चलता है कि जो रामी की चाची है उन्होंने दादी से कर्जा लिया है और वो चुका पाने में असमर्थ है, जिसके लिए दादी उनको डांट रही है। वो कह रही है तुझे तो शर्म है नहीं, जिस समय मांगा था तो कैसे आई थी नाक रगड़ती हुई, और अब हर बार कह देती है कि आज नहीं कल दूंगी। कहती जो सूद के पैसे हैं मतलब ब्याज के यानी इंटरेस्ट के पैसे वो मुझे लौटा दो और उसके बाद जो असली रकम है वो मुझे बाद में देना। कहते हर समय तू ये कहती है आज नहीं कल दूंगी, आज नहीं कल दूंगी, तो और फसल आने पर दूंगी, ये तुम बहाना बना रही हो। क्या मुझे नहीं पता कि अब कोई नई फसल आएगी। अब दादी कह रही है फसल तो कट चुकी है, तब तो तुमने पैसे दिए नहीं, और अब तुम कह रही हो कि फसल कटने पर दूंगी, तो क्या एक साल में कोई दूसरी फसल कटेगी।
मुझे भी मालूम है कि तुम ये बहाना बना रही हो। तो बेटा आज मैंने आपको पहले 3 पेजेस समझाए हैं जिसमें आपने दादी के 2 रूप देखे हैं। दादी गुस्से में किस तरीके से डांट रही है और पहले आपने उनका स्नेहमयी रूप देखा है। तो इसके बाद हम अगले चैप्टर आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको इन 3 चैप्टर्स को डिटेल में 3 पेजेस को डिटेल में समझाने के साथ साथ आपको शब्दार्थ भेज रही हूँ। आपने वो शब्दों के अर्थ अपनी कॉपी में लिखने हैं और वाक्य भी बनाने हैं। मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कार्य किस प्रकार करना है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आप उसी तरह से अपना कार्य करेंगे। ये कार्य अगली कक्षा तक हो जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।